नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जितेंद्र शो के एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो दलितों शोषितों की चिंता करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा गांव जो चुरईपुरवा बोला जाता है और एक बीएसपी पार्टी में मेन लीड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर मायावती के राइट हैंड कहे जाने वाले। तो चलिए आपको मैं मिलाता हूँ यहाँ पर हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय जुगल किशोर जी से। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होती है, हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा सर होने जा रहा है आपसे कि आपने अपने पॉलिटिकल करियर की स्टार्ट कैसे करी? मैं अपनी ग्रेजुएशन शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं सर्विस करूं जी। सरकारी नौकरी में जाना चाह रहा था जी। लेकिन हमारे गांव वालों की इच्छा, मेरे परिवार वालों की इच्छा ये नहीं थी। उनकी इच्छा थी पॉलिटिशियन बनने की। तो गांव में सबसे पहले जब वो प्रधान का इलेक्शन आया 88-89 में, तो उस प्रधान के इलेक्शन में मेरे बिना चाहते हुए सब लोग पर्चा प्रधान का ले आए और प्रधान का जो चुनाव हुआ उस समय का जी। वो मैं ब्लॉक का सबसे नंबर 1 वोटों से मैं जीत करके आया था, प्रधान बना। बिगेस्ट अचीवमेंट आपने हासिल किया। तो मैं उस समय जब प्रधान बन के आया तो फिर मेरी लाइफ ही बदल गई। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं, अब राजनीति ही करनी है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने राजनीति शुरू कर दी, राजनीति करना है। जी। 1 साल के बाद मैं लखीमपुर चला गया शहर में। जी। शहर में जा कर के मैं बीएसपी से जुड़ा। पहले भी बीएसपी माइंडेड में था, बीएसपी से फिर मैं वहाँ जुड़ करके बीएसपी में काम करने लगा। जी। तो डायरेक्ट बड़े बड़े नेताओं से मेरे संबंध हुए, बीएसपी के नेताओं से। जी। फिर मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया था 95 में। अच्छा, 1995 में। जिलाध्यक्ष बनने के बाद में फिर मुझे 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा दिया। अच्छा। 2002 का 2002 विधानसभा मोहम्मदी का। मोहम्मदी से लड़े थे आप? मोहम्मदी का चुनाव मैं हार गया था। अच्छा। क्योंकि तैयारी मैंने पहला विधानसभा की थी। अच्छा। अचानक मोड़ आया कि उन्होंने मोहम्मदी से मुझे लड़ने का आदेश दे दिया, तो मैं मोहम्मदी लड़ा था। तो वहाँ कुछ वोटों से मैं पराजित हुआ था। जी। फिर बहन जी ने कहा कि अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है, अब आपको सीधे पार्टी का काम करना है। तो मैं पार्टी का चुनाव की चिंता छोड़ करके मैं पार्टी में पूरी तरीके से लग गया। तो मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। जब 2006 आया तो मुझे एमएलसी बना दिया उन्होंने। अच्छा, कोऑर्डिनेटर आप बनाए गए थे, तो कई डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर थे? इलाहाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर उस समय हुआ करते थे। और फिर जब 2006 में मुझे एमएलसी बना दिया तो उसके बाद मैं इलाहाबाद मंडल और आजमगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया। जब चुनाव आया 2007 का तो उसमें इलाहाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल और गोरखपुर मंडल का कोऑर्डिनेटर हुआ करता था। अच्छा। जब 2007 का रिजल्ट आया तो नंबर 1 में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे इलाहाबाद, नंबर 2 पे आजमगढ़ रहा था। बहुत बड़ा मतलब ये। और मेरी ये मेहनत को देखते हुए बहन जी ने मुझे फिर आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। और फिर आप देखते हैं कि मुझे उन्होंने कहा था कि आपको मंत्री नहीं बनना है, आपको संगठन देखना है। मैं संगठन देखता रहा। 2010 में मुझे राज्यसभा बना दिया था। अच्छा। राज्यसभा बना दिया। 2012 में मेरे परिवार के व्यक्ति को कहा चुनाव लड़ाना है, तुम्हारे परिवार में जो लड़का तुम्हारा है उससे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जी। मैंने कहा कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने कहा मैं भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन काशीराम साहब की इच्छा थी कि मैं राजनीति करूं। अब आगे आने वाली पीढ़ी राजनीति करेगी, उसे लड़ा देना है। तो मैंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया 2012 में। कुछ वोटों से वो बीएसपी पार्टी में हार गया। उसी के बाद में 2014 का चुनाव आया, उसमें मैं तन मन से लगा। लेकिन हमारी इच्छाओं के विपरीत मैं
काम हो रहा था। मैंने बहन जी से बात किया, हमने कहा बहन जी ये पैसा लेना बंद कर दो। आपने 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ऐसे आपने बताया उन पर, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, कह सकता हूँ मैं। नहीं तो तो उसके फिर बारे में नहीं, फिर मैं तो ये बहन जी से बात किया, बहन जी ये पैसा मत लीजिए, जी और जब चुनाव हम जीतेंगे, सरकार बनेगी, तो बहुत पैसा आप जहाँ से चंदा ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जी। लेकिन हमारी बात को ना मानते हुए उन्होंने कहा कि तुम पार्टी विरोधी काम करते हो। अच्छा, आप पे ब्लेम लगाना ब्लेम स्टार्ट कर लगा दिया। लिया। तो जी। फिर मैंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया और मैंने पार्टी 2015 में हमने छोड़ दी थी। जनवरी 2015 में हमारे बच्चे, हमारी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी, जी जी। और हमारा लड़का जो चुनाव लड़ा था, वो लोगों ने जनवरी 2015 में ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मैं राज्यसभा में था, इसलिए पार्टी के लोगों ने मुझे मना किया कि आप अभी मत ज्वाइन करिए, हमें राज्यसभा में ज़रूरत है आपकी। अच्छा अच्छा। फिर 15 जनवरी 2016 में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, बीएसपी छोड़ दी थी। जी। तब से मैं यहाँ पे पार्टी में हूँ और पार्टी का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने एक गांव की पंचायत से लेकर अब राज्यसभा का जो सफ़र आपने तय किया, एक बहुत बड़ा मतलब टास्क होता है किसी के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। तो वो कौन से ऐसे स्ट्रगल, भी बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके आप वहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, जब तमन्ना सच्ची होती है, लगन सच्ची होती है, राहें अपने आप मिलना शुरू होती हैं। क्या बात कही है। तो हम लोगों ने जब मेहनत करना शुरू किया, रास्ते अपने आप मिलते चले गए। अब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे पता ही नहीं चला मैं किस रास्ते पे चल रहा था, कहाँ पहुँचा। लेकिन मुझे तो एक लगन लगी थी पार्टी में काम करने की। पार्टी में काम करता गया और विश्वास नेता का जमता गया। उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाने का प्यार, सपोर्ट, जनता का प्यार मिलता रहा और आप आगे बढ़ते रहे, चाहिए कुछ। तो एक लाइन मुझे यहाँ पर याद आ रही है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, अभी आपको सीखना चाहिए इनसे कि कितनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आज वहाँ तक का जो सफ़र इन्होंने तय किया। बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे फेज आते हैं जहाँ पर डिमोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये डेडिकेशन के साथ में डटे रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ को वहाँ पर एफर्ट डालना, तो कभी हार नहीं मानी अपनी लाइफ में, ये कह सकते हैं। अगर जैसे हम बात करें आप पॉलिटिकल करियर की, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपका रोल मॉडल, इंस्पिरेशन होता है, तो हु इज योर रोल मॉडल? उस समय तो बहन मायावती जी केवल मेहनत को देखती थी। अच्छा। जो ज़्यादा मेहनत करता था, उस मेहनत के दम पे ही हमें आगे बढ़ाया था। ना तो मेरे परिवार का कोई पॉलिटिक्स में पहले कभी रहा है, तो उनकी वजह से नहीं, मैं सिर्फ अपनी वजह से ही, मैं मेहनत के दम पे मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया था। अपने बेटे को भी सिखाया कि मेहनत करिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लीजिए और क्षेत्र में काम करिए, समाज में काम करिए। तो समाज में वो काम करते हैं, दूसरी बार एमएलए हैं। आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस जनपद के अंदर कस्ता विधानसभा में जितना काम हुआ है, कोई दूसरी विधानसभा में इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना हमारी कस्ता विधानसभा में अच्छा काम। नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत डेवलपमेंट की अगर बात, चाहे वो लाइटिंग सेक्टर की हो या फिर हाउसिंग की बात हो, रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो, काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया और क्षेत्र में वो जाते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं लोगों का। शायद वो आपका आशीर्वाद, आपसे उन्होंने जो प्रेरणा ली है और आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र के, इसीलिए शायद दूसरी बार वो विधायक बने हैं। और अच्छा, एक बात कहें कि वहाँ पर जैसे बीएसपी में उनको टिकट मिला और हार गए, उसके बाद बीजेपी में मतलब आना कैसे हुआ आपका, और क्या आप अपने बेटे के लिए बीजेपी में आए, क्या चीज़ें रही यहाँ पर? नहीं, उस समय हमारी ये इच्छा थी कि अब हम केंद्र की राजनीति करें, चूँकि राज्यसभा में आ गया था जी। तो मेरी इच्छा थी कि सेंट्रल की राजनीति, पॉलिटिक्स करने की। तो केंद्र की राजनीति में दो ही पार्टियाँ थी, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। कांग्रेस में हमने देखा, मैं चूँकि अम्बेडकरवादी हूँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से
अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मिशन लेके चला हूँ। मैं आज भी मिशनरी आदमी हूँ, मैं भी मिशन को नहीं छोड़ता हूँ, मैं बाबा साहब के मिशन को पूरी तरीके से आज भी चलाता हूँ। जी जी। तो भाजपा में भी कोई, यहाँ भाजपा वाले भी चाहते हैं कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े जी, जिस पे माननीय मोदी जी काम भी करते हैं। जी जी। तो हम लोग अम्बेडकराइस्ट थे और यहाँ जब आए तो यहाँ भी हमने केंद्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने बेटे को लड़ाया। अच्छा। यानी जो गृह मंत्री जी इस समय हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि देखिए भाई जुगल किशोर जी, आप लड़ेंगे तो मंत्री बना दूंगा। अच्छा। अब बेटा बनेगा तो नया होगा, अनुभव नहीं होगा तो मंत्री मैं नहीं बना पाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि केंद्र की राजनीति करने की। अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि मैं केंद्र की राजनीति करूंगा। बेटा, हमारी कोई बहुत लालच नहीं, मुझे नहीं है ना कोई सी लालसा है, बेटे को ही लड़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने बेटे को लड़ा दिया और बेटा आज दूसरी बार एमएलए है। मुझे इस मैं जहाँ तक अनुभव है अगली बार भी विधायक ही बनेगा। जी बिल्कुल, वो काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद उनके साथ में है। आपकी जो स्किल्स हैं वो उनके अंदर डेवलप हो रही हैं और लोगों से इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छे से होता है। सभी कहते हैं कि हाँ मेरे विधायक जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और बात जो भी काम लेकर जाते हैं, चाहे फ़ोन करना हो किसी को, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं वो। तो चलिए, ये तो और सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप राज्यसभा सांसद वहाँ पर बने बीएसपी में और इतनी सारी चीज़ें आपने एक साथ में करी, तो उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ से एक पॉलिटिशियन बनना, उसके बाद मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, प्रकृति का स्वभाव है बदलाव। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी आदमी बचपन बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था वाली हरकतें होती, किशोरावस्था आती, किशोरावस्था वाली हरकतें होती हैं। इसी तरीके से आदमी जब केंद्र में, प्रदेश में राजनीति करता है तो प्रदेश की सोच रखता है, जब केंद्र की राजनीति करता है तो केंद्र की सोच रखता है। तो मैं केंद्र की राजनीति करने के लिए अब मैं अपने को मैच्योर किए और केंद्र की राजनीति, तब से मैं आज तक केंद्र की राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें रही। अच्छा, आपका जो डे का रूटीन रहता है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, जो माननीय जुगल किशोर जी हैं, अपनी डे लाइफ को कैसे, डेली का रूटीन क्या रहता है, कैसे क्या रहते हैं? मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ। 5 o'clock? जी हाँ, मॉर्निंग में 5 बजे नित्य प्रतिक्रिया करने के बाद में मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद थोड़े बहुत चने भिगोए हुए लेता हूँ, चाय लेता हूँ। अच्छा। बस यही हमारा, फिर उसके बाद लोग आ जाते हैं, जाना मेला तो रहता है। और उसके बाद पब्लिक का काम करना शुरू कर देता हूँ। मैंने सुना है कि आप जब बीएसपी पे भी थे और यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आप बहुत सारे लोगों से मैंने जब जाना है कि हाँ मेरे बड़े भैया भी पॉलिटिक्स करते हैं, आपसे ही सब कुछ सीखा है और अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप तो जानते ही हैं धर्मेंद्र जी को। तो उन्होंने सोचा कि जितेंद्र जाओ और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर के एक इंटरव्यू लेकर आओ, मुझे भी जानना है क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे कवर नहीं हो पाती हैं। तो आप एक जीरो से हीरो तक का सफ़र उनसे पूछ के आना कि क्या चीज़ें रही, तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। तो मैंने सुना है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं काम को लेकर के, चाहे वो आपके खुद के बच्चे हो या फिर एक समाज की बात हो, आप काम को लेकर बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें रहती हैं? देखिए, क्या मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताबों को मैंने पढ़ा और बाबा साहब जितना स्ट्रगल किए थे उसके बाद वो विश्व के सबसे बड़े विद्वान बने और देश का सबसे अच्छा जो हमारा संविधान उन्होंने लिखा वो विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। तो मैंने उनसे पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली, उनसे मैंने सीखा। तो आप जिस पद पे हैं उस पद के अपने को ढालना पड़ेगा, उस पद के लायक बनना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। आप प्रधान हैं तो प्रधान वाली एक्टिविटीज़ होगी, एमएलए हैं तो वो एक्टिविटीज़ होगी, आप सांसद बन गए तो आपको उस तरीके का, आपको बोले देश में आपको दिखाना है कि हम
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हम देश की राजनीति करते हैं। हम उसको उसी तरीके से हमें ढालना पड़ेगा। जिस तरीके के सवेरे सूर्य उगता है तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है, सवेरा लोग देखते हैं, पॉजिटिव वाइब मिलती है। और उसके बाद धीरे धीरे वो तपता है। जी जी। जब दोपहर होती है तो धूप भी अच्छी देखने को मिलती है, शाम होता है। तो इस तरीके से प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति से लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। जलना पड़ेगा, बिल्कुल 100%। जी। आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। अगर आपको दिखाना है आपको जी। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कोई कुछ पाता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब ये मुकाम आदमी को मिलता है। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ पर। जो भी लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। आप पॉलिटिक्स करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिक्स में। तो अच्छा, जैसे नए यूथ हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल 18 के हो गए हैं, 19 के हो गए हैं और वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? व्हाट्स योर सजेशन फॉर न्यू पॉलिटिकल यूथ पावर्स? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में हमारा युवा जाना चाहे, चाहे पॉलिटिक्स में जाना चाहे, चाहे सर्विस में जाना चाहे, चाहे बिजनेस में जाना चाहे, उसको मेहनत बहुत करनी चाहिए और उसके लिए अपने को सबसे पहले सीखना चाहिए। कुछ क्षेत्र में सीखे और सीखने के बाद में फिर उस क्षेत्र में जाए और बड़ी मेहनत करना चाहिए। मेहनत के अगर कोई मेहनत करता है तो फेल नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है। लोग क्या करते हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हैं या भूतकाल को देख करके चुप बैठ जाते हैं। ना तो भविष्य देखना चाहिए, ना भूतकाल को देखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान अगर अच्छा रहेगा तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में जितना अच्छा होगा भविष्य उतना अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आप भी एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन, मतलब आपका फेवरेट कोई पॉलिटिशियन है, क्या बताना चाहेंगे? मैं तो मोदी जी को देखता हूँ जी। आदरणीय मोदी जी हैं। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो वो भी गरीबी से उठ करके आए जी। और उन्होंने पूरे राष्ट्र समर्पण की भावना से उन्होंने काम किया। इसकी वजह से आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का नाम है। लोगों को मोदी जी के शुरुआत से बाल्यावस्था से लगा करके अंतिम तक उनको ध्यान में रख करके लोग अगर चलें तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होंगी, अपने यहाँ पर नामांकन हो चुका है। तो कुछ लोग कहते हैं 370 पार, कुछ लोग कहते हैं एनडीए की तरफ से 400 पार। आपका क्या कहना है यहाँ पर? आपके बेटे बीजेपी में एमएलए हैं विधानसभा कस्ता से, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। ये चुनाव चल रहा है, चुनाव में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल करके चुनाव को जिताना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सांसद हैं, हमारे एमएलए एमपी जो रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके लोग वोट करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। देश कैसे मजबूत होगा, देश को कौन मजबूत कर रहा है, देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बहुत आगे बढ़ा है। तो मोदी जी को ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए, लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अगर देश को प्रधानमंत्री मोदी चाहिए तो हमारे पार्लियामेंट मेंबर को जिताना चाहिए और जब वो जीतेंगे तभी तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे। लोग कहते हैं नहीं मोदी जी तो ठीक हैं, सांसद हमारी नहीं ठीक। ये नहीं करना चाहिए। मोदी जी ठीक है तो मोदी जी को ध्यान में रख करके वोट करनी चाहिए। अच्छा, आपको दलितों का मसीहा कहा जाता है, दलितों का नेता कहा जाता है। शोषित वंचित जो भी पीड़ित दलित हैं, उनकी आवाज़ आप देश प्रदेश तक लेकर जाते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और उनकी बातों को सॉल्व करते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इतना मतलब जो भी दलित है आपसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं कि उनकी बातों का आप रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज की मुझे चिंता तो रहती, उसका दर्द रहता है।
और उसको मैं सबसे ज़्यादा गरीब वही है, सबसे ज़्यादा पीड़ित वही है, परेशान वही है। तो हर व्यक्ति को गरीब की, पीड़ित की, परेशान की मदद करनी चाहिए। जो मेरा उद्देश्य है कि गरीबों की मदद करना, दलितों, शोषितों, वंचितों की मदद करना, वो मुझसे जितना हो सकता है तन मन धन से करता हूँ। अच्छा, सारी पार्टियां एक तरफ हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंगल में शेर एक होता है, उससे लड़ने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो क्या फर्क। जंगल का राजा शेर ही होता है, वही रहेगा, कोई दूसरा नहीं। चाहे जितने जानवर इकट्ठे हो करके शेर पे हमला करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगल का राजा शेर होता है। तो वो हमारे मोदी जी हैं और काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक चीज उन्होंने बताई, एक रील के माध्यम से जब उनकी रील्स आती हैं तो पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि मुझे संतोष नहीं है किसी चीज को लेकर, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे अंदर संतोष नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या, वो क्या समझाना चाह रहे थे? मोदी जी की चाहत है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, फिर से सोने की चिड़िया बने और दूध की नदियां बहें। मोदी जी चाहते हैं जिस तरीके से हमारा पूर्व में था, सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहती थी और हमारे देश में न खून खराबा होता था। सब लोग, जैसे भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं तो सत्य, हिंसा, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा की कोई जगह नहीं है, वैसी जगह नहीं होनी चाहिए। और हम पूरे विश्व पे राज करें, भारत पूरे विश्व पे राज करे। मोदी जी की ये चाहत है। मोदी जी चाहते हैं हमारा देश इतना तरक्की करे, इतना तरक्की करे कि विश्व में राज करें और हमारा भारत विश्व गुरु भी बने। उनके इसलिए वो अपना पूरे दिन मेहनत करते हैं। तो उनसे शायद आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपके अंदर भी आज भी संतोष नहीं दिखा। इतनी अवस्था हो चुकी है लेकिन एनर्जी आज भी भरी पड़ी है और जो भी काम लेकर कोई आता है फुल सपोर्ट करते हैं और चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र को लेकर के। आज इनके बेटे विधायक हैं, उनका भी काम यहाँ पर, जैसे कोई आ जाता है वो वहाँ पर जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो आदरणीय चाचा जी सारे काम को देख करके उनका सोल्यूशन देते हैं और सभी सारे लोग यहाँ पर, इनकी जो क्षेत्र की जनता है, सब सारे लोग सेटिस्फाइड होके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि एक नेता अपनी जनता को सेटिस्फाइड कर पाता है। एक फैमिली के अंदर जो, अगर हम बात करें सारे फैमिली वालों को लेकर के साथ में चलना, वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते हैं कुछ लोग, लेकिन एक जनता को जब देखते हैं और एक अच्छा लीडर, अच्छे नेता के रूप में उभर कर आते हैं, तो वहां पर शायद इसीलिए 2 बार वो विधायक हैं और आगे चलकर भी वो बिग अचीवमेंट हासिल करेंगे। तो बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ और चाचा जी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अगर हम बात करें बीएसपी पार्टी, तो क्या मेन रीजन यही था कि वो पैसा लेने लगी थी इसलिए आपने बीएसपी पार्टी को छोड़ा? देखिए, माननीय काशीराम साहब जिस समय पार्टी का गठन किया था तो उस समय उनके मन में केवल ये था कि बहुजन समाज को मुझे देश का शासक बनाना है, क्योंकि शासक बनने लायक बनाना है, सत्ता के लायक बनाना है। उन्होंने इसलिए मेहनत की थी। और एक बार माननीय काशीराम साहब से जब पार्टी बढ़ी, आगे बढ़ने लगी, तो देश के पूंजीपति मिले, उनसे कहा काशीराम साहब से, ये बताइए कि हमारी सारी पार्टियां हमारे चंदे से चलती हैं, अगर आप भी हमसे चंदा लेना चाहें तो हम आपको भी चंदा देने को तैयार हैं, क्योंकि बिना पैसे से पार्टी चलती नहीं है। तो काशीराम साहब ने कहा था कि आप सहारा दोगे तो सरकार बनेगी, तो इशारा भी करोगे, जब इशारा करोगे तो हम जो गरीबों का ध्येय उद्देश्य लेके चले हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए न तुम्हारा सहारा चाहिए न तुम्हारा इशारा चाहिए। तो काशीराम साहब के जिस उद्देश्य से पार्टी चली, काशीराम साहब के जाने के बाद बहन जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जो काशीराम साहब लेके चले थे उसको धूल धूसरित कर दिया और उन्होंने पैसे का
खेल शुरू कर दिया। और पैसा पैसा पैसे के अलावा उनके सामने, जैसे आप देखते हैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य का कोई कैंडिडेट है, उससे भी पैसा लेना, पार्टी का कितना भी पुराना आदमी हो उससे भी पैसा लेना। इसके कारण पार्टी गर्त में चली गई। आज जितना भी पुराना मिशनरी था जिसमें काशीराम साहब पार्टी बनाए थे, वो संस्थापक थे जो लोग, वो लोग भी आज पार्टी छोड़ के सब चले गए, या तो निकाल दिए गए या स्वयं चले गए। आज उनके साथ पुराना व्यक्ति मिशनरी आदमी कोई नहीं है। आज मायावती जी अकेले खड़ी हैं, अकेले अपनी बात। पहले जैसे कहा जाता था, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी थी कि चूंकि वो मिशन बाबा साहब का नहीं रहा, काशीराम साहब जिस मिशन को लेके चले थे वो मिशन नहीं रहा था, और पैसे का खेल शुरू हो गया था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी। मतलब पूरी की पूरी पार्टी को खोखला खुद ही उन्होंने कर दी, मैं जी ने किया। इसलिए आपने भी सोचा कि मैं वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, मेरी जो सोच है वहाँ पर अब नहीं बैठ रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये इस जगह से चला जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन कि वो पार्टी छोड़ने का यही मेन उद्देश्य रहा कि आप यहाँ पर चले आए। तो जैसे उनको कहा जाता था दलितों की बेटी, लेकिन आपने कहा दौलत की बेटी। ऐसा मतलब बिल्कुल लीडर होकर वहां पर आप काम भी कर रहे थे, आप उनके राइट हैंड थे, तो ऐसा आपने कहा तो क्या चीजें निकल के आई थी? मतलब इतना हर्ट हुआ आपको? नहीं, उस जिस समय वो पार्टी काशीराम साहब चला रहे थे उस समय वो कहती थी मैं दलितों की बेटी, मैं दलित की बेटी हूँ, मैं चमार की बेटी हूँ। लेकिन जिस समय वो सरकार 2012 तक सरकार चलाए, उसके बाद में उनका वो कभी नहीं कहे कि मैं दलित की बेटी हूँ, मैं चमार की बेटी हूँ। वो समझने लगी कि मैं अब दौलत की बेटी, खुद उनको समझने लगी कि मैं महारानी हूँ, मैं दौलत की बेटी हूँ। घमंड आ गया, घमंड आ गया। तो वो उनको अब कोई भी शेड्यूल कास्ट की जैसे शादी बारातें होती हैं, तो किसी भी दलित के घर पे न उनके उसमें कार्यक्रमों में जाना, बड़े आदमियों के यहाँ जरूर जाती हैं। जैसे सतीश मिश्रा जी के यहाँ जब शादी होती तो वहाँ जरूर जाती, 6-6 घंटा बैठी रहती। लेकिन कोई दलित के यहाँ शादी होती है तो कभी नहीं जाती, मैंने आज तक कभी देखा नहीं। ऐसा क्या है कि सतीश मिश्रा जी को ज्यादा टाइम देती? अब वो चूंकि मिशन जो था काशीराम साहब का वो खत्म हो चुका था, वो चाहे जहाँ तो आप दूसरे मिशन पर चल पड़ी थी। दूसरे मिशन। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब आपने एंट्री ली तो किस चीज से आप प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया था? देखिए, हम उससे आज भी प्रभावित हैं, तब भी प्रभावित थे जी। जब समाजवादी बीएसपी में आप थे तब भी आप प्रभावित थे? हम बीएसपी में, जब बीएसपी में थे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, मैं उस समय भी मोदी जी के कार्यकाल को मैं देख रहा था तो मैं इससे संतुष्ट हुआ था। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उनके वहाँ गए महू में, उनका जो घर था जहाँ पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में महू में, वहाँ मोदी जी गए और उनको साष्टांग दंडवत किया और कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न पैदा हुए होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 5 बड़े बड़े स्मारक बनवाए, उनको तीर्थ स्थल देने का काम किया। और बाबा साहब के लिए चर्चा 2.5 घंटे, संविधान पे चर्चा उन्होंने कराई 2.5 घंटे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कराई थी। उस समय मैं वहां मौजूद था, मैं भी भाग लिया था। मतलब मायावती ने देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ किया और मोदी जी ने देश को संभालने के लिए संविधान का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, मुझे नहीं लगता देश का कोई नेता ऐसा किया हो, करा होगा किसी ने। बहुत सही बात। सो यही कारण रहा कि आप मोदी जी से ज्यादा प्रभावित होकर के मैंने, हाँ बिल्कुल, मोदी जी से प्रभावित होकर के मैं बीजेपी में आया था। अच्छा, अभी आपने अंबेडकर जयंती पर एक महारैली निकाली थी, चाहे वो विधानसभा गोला को लेकर के, मैलानी को लेकर के और अपनी कस्ता से यहाँ पर, तो वहां पर आपने कहा कोई भी आ जाए सामने हम देख लेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी बातें भी हुई थी? ये हुआ था कि आपने अपनी तरफ से कहा, यह प्रशासन ने अंबेडकर जयंती मनाने के लिए न मना पाए, इसलिए हर मूर्ति के पास अपने सिपाही भेजे थे और कहा था कि धारा 44 लागू है। और यहाँ आचार संहिता लागू है। इसके चलते हम बिना परमिशन के करने नहीं देंगे। अच्छा। परमिशन लेने जाते थे तो दरोगा उसमें अपनी मनमानी करते थे
परमिशन भी नहीं मिलता था। अच्छा अच्छा। तो मुझे इस बात को लगा कि अभी रोज़ा चल रहे हैं, रमजान के महीने में वो नमाज अगर अदा करते हैं तो सड़कों पे अदा करते हैं, उनके लिए आचार संहिता नहीं है, उनके लिए धारा 144 नहीं है जी। तो इन दलितों के लिए, अम्बेडकर वादियों के लिए, या अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए क्यों है देश में आचार संहिता? जी जी। तो मैंने उसको कहा था कि अगर अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए प्रशासन ने रोड़ा लगाया तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, ये मैंने चेतावनी दी थी। ये चेतावनी खुलेआम दे दी। यहाँ पर बीएसपी में भी थे, तब भी ये निडर साहस के साथ में अपनी बात को कभी मतलब दबने कुचने नहीं दिया, और जो भी मतलब दिल में आता है वो ओपनली बोल देते हैं, कभी मतलब डर किसी चीज का नहीं रहा। पार्टी में रहें चाहे ना रहें, हमारे अंदर अगर दम है तो हम काम करेंगे। तो फिर प्रशासन ने अपने आप परमिशन पूरे ज़िले में दे दी थी कि कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, अम्बेडकर जयंती आप लोग मनाएं। इसलिए हम उसको देखने के लिए हम 200-250 गाड़ियाँ अपने घर से लेके चले और पूरे ज़िले में घूम घूम करके मैंने देखा अम्बेडकर जयंती बड़े अच्छे, कहीं कहीं 10-10 हज़ार की जनता मिलती थी, कहीं 8,000, कहीं 7,000, देखिए कई जगह जनता मिली जहाँ हमें संबोधित करने का मौका भी मिला, जन सैलाब। तो 250 गाड़ियाँ लेकर के पूरे ज़िले में किसी ने हमको रोका नहीं, टोका नहीं। अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई, इसलिए प्रशासन को मैंने बाद में धन्यवाद भी दिया था। जैसे योगी जी महाराज हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी सब चारों तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहे हों, चाहे धर्म का काम कर रहे हों, वो सब का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से योगी जी सरकार बनाए हैं, उनकी सत्ता आई है, तब से कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है और प्रदेश के अंदर अमन चैन है और सब तरफ खुशहाली है। अच्छा, तो जैसे कहा गया है कि अपने भारत देश को हम विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? हम तो पहले भी बता चुके हैं कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम भारत को पहले भी विश्व गुरु बना चुके हैं जी। और जब मैं गौतम बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया तो आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में आज बौद्ध धर्म फैला हुआ है। तो गौतम बुद्ध को दुनिया के लोगों ने भारत को अपना गुरु मान लिया था। तो आज उसी तरीके से फिर मोदी जी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा देश निश्चित तौर पर, चाहे योग के मामले में हो, चाहे धर्म के मामले में हो, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और वही रहेगा, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा। अगर फैमिली की यहाँ पर हम बात करें तो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपके यहाँ? हमारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है जी। बड़ा लड़का तो आप जान ही रहे हैं, हमारा एमएलए है जी जी। बेटी हमारी डॉक्टर है जी, सरकारी डॉक्टर है जी, MBBS है, और जो छोटा वाला लड़का इंजीनियर है। तो 3 बच्चे हमारे हैं और हमारी बड़ी बहू है जो इस समय ब्लॉक प्रमुख है, मितौली ब्लॉक प्रमुख है, और छोटी बहू है जिसकी 1 बेटी है। बड़े बेटे के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। हैप्पी फैमिली है आपकी। तो जैसे आपको कहीं बाहर टहलने का मन होता है, जैसे पहाड़ों के क्षेत्र में, तो आपको वहाँ पहाड़ी इलाके आपको कैसे मतलब टाइम कैसे निकालते हैं अपनी फैमिली के लिए कि हाँ मुझे अपनी वाइफ के साथ में जाना है टहलने के लिए, बच्चों के साथ जाना है, तो वो कैसे टाइम? जब मैं पार्लियामेंट मेंबर था तो पार्टी के में देश की पार्लियामेंट की तरफ से ही हमको टूर मिलते थे। अच्छा। तो पार्लियामेंट का टूर जाता था, उसी के साथ हम पूरी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाते थे, अपनी श्रीमती जी के साथ। और मुझे कभी अपने पूरे बच्चों के साथ ऐसा मौका उस समय नहीं मिला, लेकिन हाँ बाद में मुझे मिला, तो मैं 1 आध बार पहाड़ों पे, नैनीताल बगल में है, मैं वहाँ भी चला गया। अच्छा। बाकी कहीं और नहीं गया हूँ। अच्छा, श्रीमती जी का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो जैसे कहा जाता है अर्धांगिनी, तो उनका साथ आपके साथ में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और अगर उनका साथ न रहा होता तो शायद मैं यहाँ तक न पहुँचता। उन्होंने हमारे कंधे से कंधा लगा करके चलने, हमको आगे उन्होंने बड़ी प्रेरित किया और बहुत मेहनत किया उन्होंने। स्ट्रगल भी जैसा करना चाहिए वैसा साथ में हाथ मिला के चला।
अच्छा, अगर बात आती यहाँ पर आपकी जब कॉलेज लाइफ थी, तो आजकल देखा होगा चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 7th क्लास तक के बच्चे यहाँ पर प्यार के लफड़े में फंस जाते हैं, प्यार हो जाता है उन्हें। क्या आपको कभी ऐसा अट्रैक्शन हुआ था, प्यार हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? उनके परिवार के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे जो ध्यान नहीं देते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मैं तो बड़ा अनुशासन में अपने परिवार में रहता था और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टाइट रखते थे और मैंने कभी भी इस तरह के दिमाग नहीं लड़ाया, न मैं आज तक उस तरफ में गया कभी। एक मतलब पॉजिटिविटी को रखा अपने अंदर, और मुझे ये डेडिकेशन के साथ में मुझे काम करना है, बस एक ही मैसेज था आपके पास में कि मुझे ये बनना है। हाँ, बिल्कुल, बस और कुछ नहीं था। मतलब कभी सामने से भी तो प्रपोजल आ सकते हैं, ऐसा भी होता है किसी ने आपको प्रपोज कर दिया हो? ना, मुझे ने किसी ने प्रपोज नहीं किया, इतना सुंदर भी मैं नहीं था कोई मुझे प्रपोज करता। नहीं, आपके बाल जो हैं भाई बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी के लगते हैं। जब आप बाल जब पहनते हैं, बात गोरेपन से कुछ नहीं होता है यहाँ पर, आप सांवले भी हैं, लेकिन जब आप निकलते होंगे लेकिन वो गांव के लड़के को किसी ने प्रपोज नहीं किया। मैं शुद्ध देहाती आदमी था। अच्छा। मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया और ना मैं प्रपोज किया। मैं अपने अनुशासन में रह करके परिवार के दबाव में रहता था और उनकी प्रेरणा से मैं मेहनत करता था, पढ़ाई लिखाई, चाहे मुझे ग्रैंडफादर हों, चाहे मेरे फादर हों, चाहे अंकल लोग हों, सब लोगों ने मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और एक उद्देश्य बना के चलना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि उद्देश्य बनाइए, मुझे देश प्रदेश में नाम पैदा करना है, ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं उनके आदेश पर भी मैं वो काम किया। तो चाचा जी, क्या प्यार आपकी नज़र में गलत है? मैं ये कहाँ कहता हूँ, मियाँ बीवी का प्यार नहीं होता है। क्या बच्चों के साथ प्यार नहीं होता है? प्यार कई तरीके का होता है, लेकिन गलत प्यार करेंगे तो गलत तो है ही है। प्यार होगा। तो आजकल का जो प्यार है चल रहा है, टुडेज लव, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही, लिविंग में रह रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी थिंकिंग है, उस थिंकिंग में लोग चलते हैं, लेकिन मुझे जो कहना है कि मर्यादा में रह करके, मानवता के दायरे में रह करके और अपना काम करना चाहिए। अगर लव किया है तो उसके साथ शादी करनी चाहिए। बहुत सही बात, ये सुंदर विचार यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिव वाइब बार बार निकल के आ रही है। बहुत ही अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके। मतलब जो हमने आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी और चाचा जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, हमें भी सीखने को मिला यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमको बहुत ही कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच चाचा जी। आप हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा, हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, उनके लिए 4 शब्द बोल दीजिए। हम भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मेरा तो जो मैंने अपने जीवन में उतारा है, मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक उद्देश्य बना करके, एक एम बना करके चलना चाहिए और उस उद्देश्य पे बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करके, हो सकता है कभी कभार असफलताओं का दौर आए, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए और उसे मेहनत करते एक दिन वो आएगा कि सफलता कदम चूमेगी। तो उद्देश्य बना के चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सफलता कदम चूमेगी। एक लाइन और याद आ गई यहाँ पर, सफलता की बात जब कर ही रहे थे। सक्सेस इज नॉट अ प्रोडक्ट विच कैन बाई फ्रॉम अ मार्केट, सक्सेस काइंड ऑफ अ गोल वेरी रिच। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप बाजार से खरीद सकते हैं, वहां तक पहुंचना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, जो आपने किया साथ साथ। तो अच्छा, आपको हमारे साथ में जब हम बात कर रहे थे, हमसे बात करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं लगा कि इतने छोटी उम्र में इतना अच्छा अनुभव कहाँ से लिया है।